हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बीएसएससी का सेट डिस्कशन करा रहे हैं और यह सेट डिस्कशन जो हो रहा है ये प्लेटफॉर्म का सेट प्रैक्टिस है और ये वॉल्यूम 2 का सेट प्रैक्टिस करा रहे हैं, जिसमें आपको याद होगा कि टोटल 20 सेट्स हैं और टोटल 20 सेट्स में हम अभी तक 12 तक 20 सेट्स करा चुके हैं और आज हम सेट डिस्कशन जो है सेट नंबर 13 का डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि सेट नंबर 13 का आज हमारा डिस्कशन है। चलिए बिना देर किए हुए हम सेट डिस्कशन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यदि आप रुक्मणी का वॉल्यूम 2 सेट प्रैक्टिस नहीं किया है तो आपको कर लेना ज़रूरी है, क्योंकि बीएसएससी के लिए यह सेट आपके लिए काफ़ी कारगर है, क्योंकि इस सेट में हर तरह के प्रश्न जो है बनाए गए हैं और हर तरह के नॉलेज दिए गए हैं। तो चलिए बिना देर के हुए हम इसका प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए पहले प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला प्रश्न बोला है कि शिक्षा सुधार के लिए लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1882। 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा हंटर आयोग का गठन शिक्षा सुधार के लिए किया गया था। इस बातों को ध्यान रखेंगे। सन 1917 में कोलकाता विश्वविद्यालय की शिक्षा की जांच के लिए माइकल सैडलर सैडलर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना हुई थी। तो इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। बात कर ले हम सन 1854 की। तो सन 1854 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में वुड घोषणा पत्र आया था, जिसको वुड डिस्पैच के नाम से जानते हैं और ये शिक्षा से संबंधित है। बात कर लेते हैं 1944 की। तो 1944 भारत सरकार के लिए शिक्षा सलाहकार जांच सार्जेंट की अध्यक्ष जॉन सार्जेंट की अध्यक्षता में शिक्षा में एक कार्यकारी योजना प्रस्तुत की गई थी। तो आपको 1854, 1944, 1917 और 1882 से सभी चीज़ें को आपको ध्यान रखना है। भारतीय शिक्षा आयोग, जिसे हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोला है कि ओली निम्नलिखित में से किस खेल प्रतियोगिता का आधिकारिक शुभंकर है? अब यहाँ पे ओली किसका शुभंकर है, ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 2 के राइट आंसर हो जाएंगे हॉकी विश्व कप 2023। हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर ओली रहा है। हॉकी का याद रखेंगे 2023 का शुभंकर ओली रिडले कछुआ है। ये एक प्रकार का ओली रिडले कछुआ है। 2023 के लिए आपको ध्यान रखना है कि जर्मनी के बेल्जियम जर्मनी ने बेल्जियम को हरा करके ये खिताब अपने नाम कर लिया है। बर्मिंघम में आयोजित 22वां राष्ट्रमंडल खेल का जो शुभंकर रहा है वो पेरी रहा है। तो आपको बर्मिंघम बर्मिंघम का खेल, राष्ट्रमंडल के खेल का जो अगर शुभंकर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है पेरी, जिसको एक बुल कहा जाता है। तो ये बुल था। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बोला है कि हाल ही में कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत 2023 की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गरबा। गरबा नृत्य गुजरात का नृत्य है और इसे 2023 में अमूर्त संस्कृति विरासत 2023 की सूची में शामिल किया गया है। बात कर ले गुजरात की, तो डांडिया एवं गरबा गुजरात का ही नृत्य है। यूनेस्को के द्वारा 2010 में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कालबेलिया नृत्य, जो राजस्थान का है, जो महिलाओं द्वारा किया जाता है, उम, किया गया था। वही छऊ बिहार का, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा का लोक नृत्य है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। कालबेलिया राजस्थान, डांडिया गुजरात और छऊ बिहार और पश्चिम बंगाल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंगोलिया द्वीप। जो देश है वो ध्यान रखना एशिया महादेश में स्थित है।
बात कर ले मंगोलिया की राजधानी की, तो इसकी राजधानी उलान बटोर है और इसकी मुद्रा तु तुगरिक है। बात करें गोबी मरुस्थल की, तो यह भी मंगोलिया और चीन में स्थित है। गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। गोबी मंगोलिया भू अवस्थित अर्थात लैंडलॉक कंट्री है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, एशिया में स्थित लैंडलॉक कंट्री मंगोलिया है। तो इतनी बात आपको मंगोलिया से याद रखना है। अगला प्रश्न आपसे बोला है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह किस स्थान पर स्थित है। इसका राइट आंसर कोलकाता हो जाएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कोलकाता में स्थित है। कोलकाता बंदरगाह ट्रस्ट का नाम 25 फरवरी 2020 को शिक्षक 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 विचारक जनसंघ के संस्थापक तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने की मंजूरी मिली थी। तो इस बातों को ध्यान रखेंगे कि इस कोलकाता बंदरगाह का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रखा गया है 2020 में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अगले प्रश्न है कि डैश सीमा विश्व की 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। तो आपको ध्यान रखना है कि भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वो 5वीं सबसे बड़ी सीमा है। इस बातों को ध्यान रखना है। यह जो है 4096 किलोमीटर की सीमा है। विश्व की सबसे लंबी सीमा की बात करें तो कनाडा की सीमा विश्व की सबसे लंबी सीमा है, जो अमेरिका और कनाडा के साथ लगता है। इतनी बात आपको ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। बोला है वन्य, देखिए अगला प्रश्न जो है आपका कि वन्य जैव विविधता संस्थान डैश में स्थित है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे हैदराबाद। हैदराबाद में वन जैव विविधता संस्थान स्थित है। जैव विविधता दिवस हम प्रत्येक 22 मई को मनाते हैं। हैदराबाद की मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। जुड़वा नगर हैदराबाद को और सिकंदराबाद को कहा जाता है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में ही स्थित है। भारत में सबसे अधिक प्राकृतिक रबर का उत्पादन केरल करता है। हुसैन सागर झील हैदराबाद व सिकंदराबाद के मध्य है। तो हैदराबाद से जानकारी आपको इतनी याद रखने हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपसे बोला है निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेपास्त्र स्थल वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है। मतलब स्थल से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र कौन है इसमें, स्थल से वायु में मार करने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकाश। आकाश है आपका स्थल से वायु स्थल से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र। आकाश मिसाइल का मारक क्षमता 25 किलोमीटर तक है, याद रखेंगे। पृथ्वी मिसाइल एक चरण ठोस ईंधन चरण की मिसाइल है। पृथ्वी तृतीय की मारक क्षमता 350 से 600। वही अग्नि 5 का मारक क्षमता 5000 किलोमीटर तक है। त्रिशूल मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। तो इतनी बात आपको प्रक्षेपास्त्र से याद रखने हैं। भारत के पहले एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का क्या नाम है। तो इसका नाम आपको ध्यान रखना है, इसका नाम इंद्रजाल है। भारत ने हैदराबाद के ग्रेन रोबोटिक द्वारा विश्व के पहले एआई संचालित ड्रोन बनाया है, जिसका नाम इंद्रजाल रखा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। विश्व में विश्व देखिए विश्व के खाद्य की गुणवत्ता वहन तथा उपलब्धता के वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि खाद्य पुरस्कार प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जो है खाद्य उपलब्धता के लिए प्रोत्साहित करने के लिए खाद्य पुरस्कार की स्थापना की गई है। स्थापना हुई है खाद्य पुरस्कार की। पुरस्कार बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत 1972 में हुई थी। बोरलॉग पुरस्कार कृषि पर्यावरण क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिए जाते हैं।
इसमें 5 लाख रुपए स्वर्ण पदक एवं प्रशस्ति पत्र मिलता है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, किस देश ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हेतु चंद्रमा लैंडर स्लिम लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। जापान ने स्लिम को लॉन्च किया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बोला है कि एशियाई खेल में क्रिकेट को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था? तो याद रखेंगे कि यहाँ पे बोला है कि एशियाई खेल में क्रिकेट कब शामिल हुआ था। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है कि सी 2010 में पहली बार एशियाई खेल में क्रिकेट को शामिल किया गया था। बात कर ले हम एशियाई खेल की, 2014 में एशियाई खेल में भी क्रिकेट को शामिल किया गया था और 2010 में पहली बार किया गया था। 2023 में आयोजित 19वें एशियाई खेल में पहली बार भारतीय क्रिकेट टीम शामिल हुई थी। अगर आप भारतीय टीम आपसे पूछा जाएगा तो 2023 जवाब होगा। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन याद रखेंगे 1951 में नई दिल्ली में हुई थी, जिसमें क्रिकेट नहीं था। तो क्रिकेट से संबंधित बातें आपको इतनी याद रखना है। अगले प्रश्न 13 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर आप देखिए 13। 13 प्रश्न नंबर में क्या कहा है? मिलान करना है यहाँ पे, तो इस मिलान को आप देख लीजिए। बोला है कि ऑपरेशन गंगा किससे मिलेगा? ऑपरेशन कावेरी किससे मिलेगा? ऑपरेशन राहत और ऑपरेशन देवी शक्ति। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें कथन सत्य नहीं है ये पूछा है, मिलान नहीं करना है। तो सत्य नहीं है तो देवी शक्ति तो सही है, अफगानिस्तान से संबंधित है, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों के लिए बनाया गया था। ऑपरेशन गंगा आपको ध्यान रखना है, यही गलत है, क्योंकि ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए किया गया था। ऑपरेशन कावेरी सूडान से संबंधित है, ऑपरेशन राहत यमन से संबंधित है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न नंबर आप देखिए, भारतीय संविधान में द्विसदन प्रणाली की विशेषता डैश के संविधान से ली गई है? अर्थात दो सदन वाली व्यवस्था किस संविधान से लिया गया है? तो दो सदन वाली व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। बात कर लेते हैं ब्रिटेन के संविधान से, तो संसदीय शासन प्रणाली, कानून का शासन लिया गया है। बात कर ले अमेरिका की, तो अमेरिका से लिया गया है, आपको ध्यान रखना है, मौलिक अधिकार। बात करें दक्षिण दक्षिण अफ्रीका की, तो यहाँ से संविधान संशोधन लिए गए हैं। रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। जर्मनी से आपातकालीन व्यवस्था ली गई है। फ्रांस से प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता शब्द लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा ली गई है। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखना है इस प्रश्न से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न बोला है कि आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब सही कथन को चुनने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, बी और सी सभी सही हैं। अब सभी सही हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था, एक्यूरेट, सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात से मूल निवासी थे, ये भी सही है। स्वामी आर्य समाज की स्थापना उन्होंने 1875 में करे थे, तो ऑल आर करेक्ट हो जाएगा, अर्थात सी इज द एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। अब मैथमेटिक्स का सवाल है, तो मैथमेटिक्स का सवाल हम हल करके आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके वजह से हम नहीं बता रहे हैं। यदि आपकी डिमांड होगी तो अलग से हम इसको हल करके आपको बताएंगे। फिलहाल आपको आंसर बता दिया जा रहा है, आंसर आप इसका बना करके मिला लें। चलिए तो हम आपको बताते हैं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वही 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। 18 का वही राइट आंसर हो जाएंगे आपको ए हो जाएंगे। 19 का राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखेंगे 19 का राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है ए हो जाएगा। 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएंगे ए। 21 का राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिए 21 का राइट आंसर बी हो जाएगा। और 22 का राइट आंसर हो जाएंगे, 22 का देखिए, तो 22 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, डी हो जाएगा। तो इस तरह से
22 तक आपने मिला लिया होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न भी मैथमेटिक्स का सवाल है। आप इसको देख कर के हल कर लेंगे। हम फिलहाल आपको आंसर बता दे रहे हैं। 23 नंबर का आंसर सी होगा। 24 नंबर की बात करें तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है कि 24 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। 25 नंबर की बात करें तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, डी हो जाएगा। 27 नंबर की बात करें तो 27 नंबर का आंसर ए हो जाएगा। 28 नंबर की बात करें, 28 नंबर की बात करते हैं तो 28 नंबर में आपका जो आंसर होगा वो, सॉरी 27 नंबर का हमने गलती से बता दिया। 27 नंबर का डी आंसर होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। वही 28 नंबर की बात करें तो 28 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको बी। चलिए 29 नंबर का बताते हैं। 29 नंबर का आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ए हो जाएगा 29 नंबर का। 30 नंबर की बात कर ले तो 30 नंबर का आंसर देखिए, 30 नंबर को पहले पढ़ लीजिए आप लोग बढ़िया से, और उसके बाद 30 नंबर का आंसर, राइट आंसर जो हो जाएगा, ध्यान रखना है, डी हो जाएंगे। 31 की बात कर ले तो 31 से आपको देख लीजिए, वह दुर्ग वह दुर्ग कौन सा है जो दक्कन की कुंजी माना जाता है? तो याद रखेंगे, दक्कन की कुंजी असीरगढ़ को माना जाता है। असीरगढ़ के किला अहीर राजवंश के राजा आसा अहीर ने बनाया था। यह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित गांव में है, जो उत्तर दिशा के सतपुरा पहाड़ियों के शिखर पर है। इस इसे बड़े दक्कन का नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकारों ने बाब ए दक्कन के नाम से या कलोद ए दक्कन के नाम से पुकारा है। अकबर ने 1601 ईस्वी में असीर के किले को जीता था। अकबर का यह अंतिम विजय था। प्राचीन भारत में कालिंजर का उल्लेख साहित्य बुद्ध के यात्रा वृत्तांत में मिलता है। इस तरह से आपको इतना बात याद रखना है। अगले की बात करें तो अगला प्रश्न आपका हो जाएगा, प्रश्न नंबर है 32। देखिए 32 में बोला, निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? तो सर्वश्रेष्ठ स्तूप सांची का स्तूप है। याद रखेंगे कि सांची मध्य प्रदेश राज्य में रायसेन जिले में स्थित छोटा सा नगर है। सांची स्तूप का सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व बनवाया था। बाद में इस शांति स्तूप को सम्राट अग्निमित्र शुंग जीर्णोद्धार, मतलब फिर से सही करवाया था, विशाल बना दिया था। और इस तरह से धमेक स्तूप सारनाथ में स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल है। इस बातों को ध्यान रखना है। और अब बात कर ले कार्ले चैत्य, भारत का सबसे बड़ा चैत्य है। कार्ले के चैत्य सातवाहन काल में बनाया गया था। अमरावती स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर में स्थित है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न है, बोला है कि जातक कथा संबंधित है। तो जातक कथा आपको ध्यान रखना है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। जातक कथा की बात करें तो बौद्ध धर्म जिसमें बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म कथाएं संकलित है, और यह पाली भाषा में लिखी गई है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों में वर्णित है। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदोग्य उपनिषद से लिया गया है। बौद्ध साहित्य का एक नाम त्रिपिटक भी है। इस बातों को ध्यान रखेंगे, जिससे सम्यक जिसको हम बौद्ध धाम, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न में आपको बोला गया है कि दारा शिकोह ने फारसी भाषा में उपनिषद का किस शीर्षक से अनुवाद किया था? किस शीर्षक, मतलब किस शीर्षक के रूप में अनुवाद किया था? तो उसने उपनिषद को, ध्यान रखेंगे, उसने उपनिषद को सिर्र अकबर के नाम से अनुवाद किया था। इस बातों को ध्यान रखना है।
बात कर ले हम थोड़ा-सा और, तो दारा एक सहिष्णु था। उदारता होने के कारण इसे लेनपुल ने लघु अकबर की संज्ञा इसे दिया है। शाहजहां ने दारा को शाह बुलंद का उपाधि दिया था। मज्म उल बहरीन दारा का मूल नाम था। याद रखेंगे, दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बख्शी के शिष्य था। 15 अप्रैल 1658 को दारा और औरंगजेब के धर्मट का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दारा की पराजय हो गई। सामूगढ़ के युद्ध में दारा को औरंगजेब के द्वारा मार सॉरी देवराय के युद्ध में दारा को औरंगजेब ने मार डाला था। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपका 35 होगा। 35 नंबर देखिए, 35 नंबर में आपको मिलान करना है। चलिए मिलान कर लीजिए कि कौन किसमें मिलेगा। पन्नालाल घोष बांसुरी बजाते हैं। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि पालधर रघु मृदंग बजाते हैं। लतीफ खां, याद रखेंगे, तबला बजाते हैं। और एस बालचंद बीना बजाते हैं। तो इस तरह से आप मिला लीजिए कौन सा हो जाएगा। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका 4-3-2-1। 4-3-2-1 देख लीजिए कहाँ है। 4-3-2-1, 4-4-3-2-1। डी इज द एक्यूरेट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न में बोला गया है कि विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाना है। राष्ट्रपति भवन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल और ताजमहल, सूर्य मंदिर। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये राष्ट्रपति भवन यहाँ पे विषम होगा, क्योंकि राष्ट्रपति भवन का डिजाइन एडविन लुटियंस ने तैयार किया था। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में रायसीना हिल्स पर स्थित है। ताजमहल 1983 में, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल 2004 में तथा सूर्य मंदिर 1984 में विश्व धरोहर सूची में शामिल है। दिसंबर 2023 में तक स्थिति के अनुसार कुल 42 विश्व धरोहर सूची हो चुके हैं। तो विश्व धरोहर सूची में आपको ध्यान रखना है कि संबंध राष्ट्रपति भवन विषम विषम है, क्योंकि राष्ट्रपति भवन को अभी तक विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं किया गया है। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि यहाँ पे विषम यही होंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए क्या कहा है। वायुमंडल की किस परत में उल्का पिंडों के जलने की घटनाएं होती है। तो उल्का पिंड जो है आपको ध्यान रखना है मध्य मंडल में जल जाते हैं। मध्य मंडल का विस्तार 50 से लेकर के 85 किलोमीटर तक है। बात कर लेते हैं कुछ अन्य फैक्ट की। तो याद रखेंगे कि मध्य मंडल में के ऊपरी सीमा मेसोपोज कहते हैं। यह यहाँ तापमान में गिरावट होती है। मेसोपोज के ऊपर जाने पर तापमान में वृद्धि होने लगता है। मध्य मंडल, याद रखेंगे कि नक्टिलुसेंट बादल की निर्माण उल्का धूल संवहनीय प्रक्रियाएं द्वारा लाई गई आर्द्रता के संघनन से होता है। वायुमंडल के तापमान की स्थिति तथा विशिष्टताओं के आधार पर हम इन्हें 4 भागों में बांटते हैं, जिनमें हम इन्हें 5 भागों में बांटते हैं। 5 भाग क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल है। तो यही उसी में से आपको ध्यान रखना है कि बाह्य, हमने अभी मध्य मंडल की चर्चा किया है। बात कर ले समताप मंडल का, तो समताप मंडल में ही हवाई जहाज उड़ाने का जो है ना साक्ष्य है। बात कर ले बहिर्मंडल का, तो बहिर्मंडल का अभी तक उचित जानकारी नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए, कौन सी नदी जोग जलप्रपात सृजित करती है, जिससे गोरसप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर डी हो जाएंगे। डी जो है ना शरावती नदी पर जोग, जिसको गोरसप्पा के नाम से जानते हैं,
जोग जलप्रपात कर्नाटक राज्य में स्थित है। जोग जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी के में पर कर्नाटक में स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ में स्थित है। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे जलप्रपात से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बोला है कि पहाड़ी राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदान की गई जाने वाली सहायता राशि कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1,00,000 1.330 लाख होगी। इस बातों को ध्यान रखेंगे। 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को पुनर्गठित किया गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत समतल क्षेत्र में आवास सहायता राशि 1,20,000 है। वही पहाड़ी एरिया में आपको ध्यान रखना है 1,30,000 है। वही बात कर लेते हैं कि अनुपात राज्य और केंद्र सरकार के अनुपात की। तो केंद्र सरकार 60 रुपये देगी तो राज्य सरकार 40 रुपये, और पहाड़ी एरिया में केंद्र सरकार 90 रुपये देगी तो राज्य सरकार 10 रुपये। तो इस तरह से आपको रेशियो भी याद रखना है 60-40 का, 60 और 40 का, और 90 और 10 का। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। केंद्र का है केंद्र, राज्य का है केंद्र का है, राज्य का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। हाई व्हाई आई एम एन अथिस्ट आई एम एन एथिस्ट शीर्षक पुस्तक के लेखक का नाम पूछा है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे भगत सिंह। भगत सिंह के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, व्हाई आई एम एन अथिस्ट, मतलब मैं नास्तिक क्यों हूँ। भगत सिंह बलवंत सिंह के नाम से भी पत्रकार का कार्य भी करते थे। भगत प्रताप समाचार पत्र के संपादकीय विभाग के भी कार्य किए थे। भगत सिंह ने अमृतसर से अकाली पत्र का संपादन किए थे। तो इतनी बात आपको भगत सिंह के बारे में याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न है मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत किसने प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भीमराव अंबेडकर। मराठी पाक्षिक, जिसको बहिष्कृत भारत कहते हैं, बहिष्कृत भारत का प्रारंभ आपको ध्यान रखना है भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने लिखा था कि इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय था, न तो प्रथम तथा न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ऐसा किसने लिखा है? तो ऐसा लिखा है आरसी मजूमदार ने ऐसा लिखा है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। सन 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न तो राष्ट्रीय था, न ही तो प्रथम था, न ही तो ये स्वतंत्रता संग्राम था। भारत सरकार द्वारा आरसी मजूमदार द्वारा 1857 के विद्रोह को इतिहास लिखने के लिए नियुक्त किया गया था। सरकारी समिति ने अनवल होने के कारण एक जो है आपको ध्यान रखना है, यह कार्य करने से इनकार कर दिया था। बीडी सावरकर ने इसे द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम माना है। सर जेम्स आउट्रम जो है इसे विद्रोह माना है, हिंदू मुस्लिम का षड्यंत्र माना है। वही आपको बात करें सर सैयद अहमद खां द्वारा लिखित पुस्तक के अनुसार अब्बास ए बगावत ए हिंद वर्ष 1859 में प्रकाशित हुई थी। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? आपको सही सुमेलित देखना है। भारतीय ब्रह्म समाज। तो आपको ध्यान रखना है कि भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा, तत्वबोधिनी सभा का केशव चंद्र सेन के द्वारा, सत्य शोधक समाज देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा, और सत्य शोधक समाज। तो इसमें कौन सुमेलित है? तो इसमें राइट आंसर जो है आपको ध्यान रखना है, ये गलत है। भारतीय ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। तत्वबोधिनी सभा केशव चंद्र सेन के द्वारा नहीं किया गया था। आपको ध्यान रखना है कि तत्वबोधिनी सभा का देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। वही सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था।
और द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। तो यही मिलान सही है, बाद बाकी ये गलत है। भारतीय ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन, तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्र नाथ ठाकुर, सत्य शोधक समाज, ज्योतिबा फुले। राइट आंसर डी हो जाएगा। इस तरह से आप मिला लेंगे। अगले प्रश्न है कि भारत के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम कौन थे? तो भारत के लिए भारत आने वाले यूरोपीय लोगों में प्रथम पुर्तगाली थे, और दूसरा डच थे, तीसरा अंग्रेज थे, चौथे अगले फ्रांसीसी थे। ऐसे इस तरह का क्रम है, इस बातों को ध्यान रखना है। भारत में पहले पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए थे। इस बातों को ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न आपका है 45। उत्पादन की दृष्टि से भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। हम बात कर लेते हैं अगले कुछ अन्य चीज़ों की। तो याद रखिएगा, गेहूँ मध्य एशिया का प्रसार माना गया है। गेहूँ दूसरे नंबर पर भारतीय उत्पादन में है। इस बातों को ध्यान रखें में सबसे अधिक खेती जो है ना चावल की खेती होती है, और चावल का उत्पादन क्षेत्र पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका मैथमेटिक्स का है, तो आप खुद से हल करके देख लेंगे। हम आंसर आपको बता दे रहे हैं। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। वही आपका 47 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 48 का राइट आंसर अब देख लीजिए, 48 का राइट आंसर बी हो जाएंगे। 49 का देखिए, 49 का राइट आंसर आपको हो जाएगा ए। 50 की बात कर लेते हैं, तो 50 का राइट आंसर देखिए, 50 का आंसर बी हो जाएगा। 51 की बात कर लेते हैं, 51 का राइट आंसर आपको ध्यान रखना है कि बी हो जाएगा। उसके बाद आपको 53 की बात कर लेते हैं, तो 53 का राइट आंसर आपको ध्यान रखना है डी हो, सॉरी 52 की, पहले 52 की बात कर ले तो 52 का डी हो जाएगा। और 53 की बात कर लेते हैं, तो 53 का राइट आंसर जो है, 53 का राइट आंसर बी हो जाएंगे। 54 की बात कर लेते हैं, तो 54 का राइट आंसर देख लीजिए, 54 का आंसर हो जाएगा बी। 55 का हो जाएगा, 55 का भी बी है, 55 का भी बी हो जाएगा। 56 का, 56 का भी ध्यान कर लीजिए, 56 राइट आंसर जो हो जाएगा, 56 के भी बी है, रीजनिंग का सवाल है। 57 का देख लीजिए, 57 का आंसर राइट का कौन सा होगा, तो 57 के राइट आंसर डी हो जाएंगे। 58 की बात करें, तो 58 का कौन सा आंसर होगा, तो 58 का भी बी हो जाएगा। 59 की बात कर लेते हैं, तो 59 का राइट आंसर जो हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है बी हो जाएगा। 60 की बात कर लेते हैं, तो 60 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 61 की बात कर लेते हैं, तो 61 का राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। बोला है कि 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना निम्न में से निम्न बातें थी। 1919 के अधिनियम में प्रस्तावना की निम्न बातें थी। तो प्रशासन में भारतीयों को संपर्क बढ़ाया जाएगा, ये बातें 1919 के अधिनियम में बताया गया था। स्वशासन की संस्थाओं का विकास किया जाएगा, ऐसा जो है आपको ध्यान रखना है कि ऐसा बात नहीं था कि स्वशासन की संस्थाओं को बढ़ाया जाएगा, नहीं, ये भी था, स्वशासन भी बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये तुगलकी फरमान दोनों दिए गए थे उसमें। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ये दोनों के दोनों हो जाएंगे, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है 60 का बी होगा, 60 का आंसर जो है बी होगा। अगर आपने नहीं मिलाया 60 तो 60 मिला लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र सत्रवसान करना राष्ट्रपति के किस शक्ति के अंतर्गत आता है? तो सत्रवसान करना आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति के विधायी शक्ति के अंतर्गत आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 85 में सत्र अवसान और विघटन की चर्चा है। तो इससे पता चलता है कि यह एक विधायी शक्ति है। संसद के सत्रावसान राष्ट्रपति करते हैं। भारत में तीन सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसूनी सत्र, शीतकालीन सत्र। इस बात को ध्यान रखना है। अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राज्यपाल विधानसभा का आहूत सत्र
वसान और भंग करने का अधिकार 174 राज्यपाल को है, देता है, विधानसभा को 17 वसान करने का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोला है निम्न में कौन सा अभिलेख न्यायालय है? तो आपको ध्यान रखना है कि अभिलेख न्यायालय ए और बी है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ही अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 129 के तहत अनुच्छेद 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। वही अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय एक जो है अभिलेख न्यायालय है। तो इस तरह से 215 और 129 को आप याद रखेंगे। 164 प्रश्न बोला है भारत और चीन के बीच जो है ना कब युद्ध हुए थे? तो युद्ध आपको 62 में हुआ था, लेकिन यह युद्ध अक्टूबर 1962 में हुए थे। इस बातों को ध्यान रखना है। 20 अक्टूबर 1962 को भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। चीन ने 21 नवंबर 1962 को भारत के आक्रमण करने के पूर्व ही एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी। मतलब चीन जब जब भारत आक्रमण करने से पूर्व ही उसने युद्ध विराम की घोषणा कर दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कारगिल युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जिस समय कारगिल का युद्ध हुआ था वो 1999 के करीब में हुआ था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। इस बातों को ध्यान रखना है। घुसपैठियों को रोकने के लिए 26 जुलाई को ऑपरेशन विजय दिवस भी मनाया गया था, क्योंकि 26 जुलाई को भारत की जीत हो गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और आज भी हम 26 जुलाई विजय दिवस मनाते हैं। ईरान की मुद्रा का क्या नाम है? तो ईरान की मुद्रा का रियाल नाम है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। ईरान का जो है पठार अंतरपादीय पठार का उदाहरण है। इनमें एक दस्त-ए-कबीर तथा दस्त-ए-लूट मरुस्थल भी है। करून नदी ईरान की सबसे प्रदूषित नदी है, जो जो जाग्रासन पर्वत श्रृंखला से निकलती है। कुवैत का राष्ट्रीय मुद्रा का नाम कुवैती दिनार है। इसकी राजधानी कुवैत सिटी है। वही मजलिस ईरान की संसद का नाम मजलिस है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व के कितने देश की मुद्रा को मुद्रा चिन्ह संबंधी रुपया रूप दिया गया है? तो मुद्रा मुद्रा चिन्ह संबंधी रूप दिया गया है कितने मुद्रा को? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 5 रूप दिए गए हैं। इस बातों को ध्यान रखेंगे। 5 देशों को मुद्रा चिन्ह के रूप में दिया गया है। अमेरिका हो गया, डॉलर, वही ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, वही आपको बात कर लें येन, वही यूरोपीय यूरो और भारतीय रुपया। ये सभी मुद्रा चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपका होगा 68। 68 नंबर प्रश्न में मिलान करना है। बोला है सुमेलित नहीं है उसको ढूंढिए। तो संस्कृत को 2004 में मान्यता मिली थी शास्त्रीय नृत्य का। वही कन्नड़ को 2008 में मिला था। ये भी सही है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। मलयालम बात कर लेते हैं हम अगले। तो ध्यान रखेंगे सुमेलित नहीं है सो पूछा है, सॉरी माफ कीजिएगा, सुमेलित नहीं है यहाँ पे बोला है वो पूछा है। तो 2004 में संस्कृत को 2004 में शास्त्रीय भाषा संबंधी सुमेलित नहीं है, क्योंकि संस्कृत को 2005 में किया गया था। ये माफ कीजिएगा, ये 2004 नहीं होगा, 2005 होगा, 2005। तो इस तरह से यही सुमेलित नहीं है। कन्नड़ 2008 में ही हुए थे, मलयालम 2013 में ही हुए थे और उड़िया को 2014 में ही शास्त्रीय संगीत के में घोषित किया गया था। कुल 6 क्लासिकल लैंग्वेज है, जिसमें तमिल को 2004 में किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। संस्कृत 2005, कन्नड़ 2008, तेलुगु 2008, मलयालम 2000
2013 और उड़ीसा 2014। तो मलयालम और कन्नड़ को एक साथ किया गया था, इस बातों को ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से निम्नलिखित कार्यों में से कौन-सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो स्थानीय स्वशासन से संबंधित आपका जो है ध्यान रखेंगे लोक व्यवस्था का अनुक्षरण, ये स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपसे बोला है कि अ, यहाँ पे सबसे पहले इंडिकेशन देख लीजिए। भारत में मुगल साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित में कथनों में कौन से सही कथन चुनना है? सही कथन कौन-सा है? मुगल साम्राज्य से संबंधित। पानीपत की द्वितीय युद्ध के साथ अकबर के शासन और उसके क्षेत्रीय विस्तार का भी शुरुआत हुआ। तो ये क्वेश्चन आपका सही है। अ, बोला है कि क्षेत्रीय विस्तार का शुरुआत हुआ, तो राइट आंसर आपका ए है। ए है, ठीक है। उसके बाद है अगला बोला है कि हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के शासन के दौरान जून 1876 में लड़ा गया था, तो ये भी सही है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर करते हैं बात। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 ख के अधीन कौन-सी स्वशासी संस्था की स्थापना की गई है? तो इसमें आप याद रखिएगा पंचायत की स्थापना की गई है, इस बातों को ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं कुछ अन्य फैक्ट की, तो याद रखेंगे 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में पंचायत को संवैधानिक बनाया गया। 243 क से लेकर 243 न तक पंचायत का प्रावधान है। 243 ग के अधीन विधानमंडल के विधि द्वारा पंचायतों की रचना के संबंध में उपबंध करने का शक्ति दिया गया है। मतलब 243 ग में राज्य विधानमंडल ही पंचायत का जो है पंचायत पंचायतों के प्रावधान करेंगे और अनुच्छेद 243 ख के अंतर्गत पंचायत के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण की व्यवस्था है और 243 अंग के तहत 5 वर्षों का अवधि होगा, इसका कार्यकाल होगा। तो ये सारी चीज़ वर्णन है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक आपको याद रखना है, इसके राइट आंसर बी हो जाएगा। बी.एस. मिन्हास जो है ना प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न आपसे बोला है कि अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सही कौन सा है ये बताना है। तो प्रश्न देख लीजिए कथन कौन सा सही है। तो ध्यान रखना है कि अ, इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा एक सही है और 1 और 3 सही है, 2 गलत है। इस बातों को ध्यान रखना है क्योंकि अटल पेंशन योजना का संबंध जो है न्यूनतम गारंटी के पेंशन योजना से है और अभिदाता की मृत्यु के बाद जीवन साथी आजीवन पेंशन योजना पाने की हकदार में होंगे। अटल पेंशन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा योजना है। तो यहाँ पे बोला है, यहाँ 2 में बोला है कि परिवार के केवल एक ही व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है। व्यक्ति योजना से शामिल है, तो ये गलत है। इस तरह से आपको राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बोला है कि आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए कौन-सा फॉर्म नंबर का उपयोग करना है? तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, फॉर्म नंबर 6 बी का उपयोग करना है, 6 बी का उपयोग करना है। फॉर्म 6 बी नया वोटर कार्ड बनाना है। फॉर्म 8 का मतदाता सूची में संशोधन करना है और फॉर्म 7 का वोटर लिस्ट में हटाना है, वोटर लिस्ट से नाम हटाना है। फॉर्म 7 वोटर लिस्ट से हटाना है, फॉर्म 8 मतदाता सूची में संशोधन करना है और फॉर्म 6 नया वोटर कार्ड बनाना है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 नेशनल वाटरवे किन स्थानों को जोड़ता है? तो याद रखेंगे हमने इससे पिछले वीडियो में आपको बताया था नेशनल वाटरवे, सभी नेशनल वाटरवे के। तो हम अब फिर से आपको बता देना चाहेंगे कि नेशनल
नेशनल वाटरवे आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर जो है राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 सदिया से धुबरी को जोड़ता है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। सदिया से धुबरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात कर लेते हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है। राष्ट्रीय जलमार्ग की स्थापना 1988 में किया गया था। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 पांडु बंदरगाह से सबसे बड़ा बंदरगाह है। जलमार्ग 2 का पांडु बंदरगाह से सबसे बड़ा बंदरगाह है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न रीजनिंग का सवाल है। आप खुद से हल कर लीजिएगा, हम आपको आंसर बता दे रहे हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा 77 की बात कर लेते हैं। तो 77 में देखिए, 77 का राइट आंसर जो हो जाएगा, आप ध्यान कर लीजिए, 77 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 78 की बात कर लेते हैं, तो 78 का राइट आंसर आपको हो जाएगा सी। 78 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 79 की बात करें तो 79 का आंसर बी हो जाएगा। 79 के आंसर बी हो जाएंगे। 81 की बात कर लेते हैं, तो 81 का आंसर जो हो जाएगा, सॉरी 80 की बात करें तो 80 के आंसर सी हो जाएंगे। 81 की बात करें तो 81 का आंसर हो जाएगा आपको बी। 81 का आंसर बी हो जाएगा। 82 की बात करें तो 82 का आंसर भी बी हो जाएगा। 83 का आंसर की बात करें तो 83 का आंसर सी हो जाएंगे। इस तरह से सी हो जाएंगे, इस बातों को ध्यान रखेंगे। 84 का आंसर की बात कर लेते हैं, तो 84 का आंसर जो हो जाएगा आपको सी। 84 सी होंगे। 85 की बात करें तो 85 में बी होंगे। न तो 86 की बात करें तो 86 में देखिए, 86 का आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, 86 का आंसर बी हो जाएंगे। 87 की बात करें तो इसका भी आंसर बी हो जाएगा। 87 का भी आंसर बी हो जाएगा। 88 की बात कर लेते हैं, तो 88 का आंसर जो है आपको ध्यान रखना है, देख लीजिए, 88 का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। 89 की बात करें तो 89 में देखिए, 89 का आंसर हो जाएगा सी। 90 की बात कर लेते हैं, तो 90 का आंसर जो हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, 90 का ए हो जाएगा। 90 का ए हो जाएगा। 91 की बात कर लेते हैं, तो 91 बोला है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया है। तो चेरी नाम लॉर्ड डलहौजी ने किसे दिया है, तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे ए, अवध को चेरी कहा गया है। सन 1856 में अवध राज्य को विलय कुशासन के आधार पर कर लिया गया था। डलहौजी का कार्यकाल 1848 से 1856 में रहा है। डलहौजी ने 19 मार्च 1849 को पंजाब को विलय कर लिया था और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 में डलहौजी के समय ही हुआ था। डलहौजी 1850 में सिक्किम राज्य को दार्जिलिंग क्षेत्र में मिला लिया था। 1848 में हड़प नीति लाया था। 1800 उसने 1849 में संबलपुर, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, फ्रांसिस झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में हड़प लिया था, मिला लिया था हड़प नीति के तहत। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपका है 92। 92 नंबर प्रश्न में आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित कथन गलत कथन को आपको पहचानना है। तो इसमें जो है ना, रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन नहीं, भारत और पाकिस्तान के बीच है, यही गलत है। जम्मू कश्मीर केसरी खेती के लिए की जाती है। कुरियन भारत का श्वेत क्रांति का जनक है और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तांबा का उत्पादन राज्य है। तो इसके सभी के सभी सही है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। भारत में तांबा का प्रमुख उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है, राजस्थान भी है, लेकिन सबसे अधिक मध्य प्रदेश में होता है, इसलिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। 1970 में श्वेत क्रांति के भारत की शुरुआत हुई थी। भारत में ऑपरेशन फ्लड 3 चरणों में किए गए थे। खेती जो प्राचीन काल में तांबा के लिए विख्यात है। केसर का सर्वाधिक खेती ईरान में की जाती है, तो इस बातों को ध्यान रखेंगे। अब हम 94 की तरफ बढ़ते हैं। 94 प्रश्न नंबर देखिए, 94 प्रश्न नंबर में आपसे बोला है कि भू राजस्व व्यवस्था नेपाल
बोला है कि किस राज्य की भूमि सीमा नेपाल से जुड़ी नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है झारखंड की जो सीमा है वो नेपाल से जुड़ी नहीं है। बाद बाकी सभी की सीमा नेपाल से जुड़ी है। आवृत्ति के आधार पर भारत में मुख्यतः भूकंपन संभावित क्षेत्र स्थित है। तो भूकंप जो संभावित क्षेत्र है आपको ध्यान रखना है, ये हिमालय और कच्छ के क्षेत्र जो है ना भूकंप संभावित क्षेत्र हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1900 आपको ध्यान रखना है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में किया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न 25 डिग्री सेल्सियस में विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर गलत कथन को चुनना है। तो गलत कथन इसमें जो हो जाएंगे आपको ध्यान रखना है कि 1 और 2 दोनों ही सही है, गलत है नहीं। ऑक्सीजन की गैस में ध्वनि की चाल इतना होती है, ऑक्सीजन में 316 मीटर पर सेकंड, लेकिन 232 मीटर पर सेकंड ये वायु में होता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। अशुद्ध जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर प्रति सेकंड है, इसलिए राइट आंसर दोनों है, गलत कोई नहीं है। अगला प्रश्न है कि कोलाइडी विलयन में टिंडल प्रभाव होता है। तो टिंडल प्रभाव आपको ध्यान रखना है कि जो टिंडल प्रभाव होता है प्रकाश के परिकिरणन के कारण होता है। प्रकाश के परिकिरणन के कारण टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न बोला है कि गोल कृमि इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है? तो गोल कृमि में आपको ध्यान रखना है कि श्वसन तंत्र मौजूद नहीं होता है। निमेटोडा का शरीर क्यूटिकल आवर्तित लंबा और बेलनाकार और धागे-नुमा वो दोनों सिरों में नुकीला होता है। निमेटोडा में खंडों का अभाव होता है। निमेटोडा में श्वसन तथा रुधिर परिसंचरण तंत्र का अभाव होता है। निमेटोड जंतु एकलिंगी होते हैं। अधिकांश निमेटोड परजीवी होते हैं, जैसे एस्केरिसिस और फाइलेरियसिस। ये सब निमेटोडा जंतु हैं। आगे है कि आपको सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? सुमेलित करना है। देखिए सूची 1 और सूची 2, सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करना है। तो मैं आपको बता दूं कि किस तरह से आप सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए सेक्टेंट दिया हुआ है, तो सेक्टेंट किस में मिलेगा? तो यहाँ पे सेक्टेंट जो होगा आपको ध्यान रखना है, दो दृश्य को समान वस्तुओं के बीच की कोण के मापने वाले को हम सेक्सटेंट कहते हैं। तो कहाँ दिया है कोण को मापने वाला? तो कोण को मापने वाला यहाँ दिया है, इसलिए एक का ए हो जाएगा। आगे बोला है कि ओडोमीटर, तो ओडोमीटर वर्षा की मात्रा मापने वाला होता है। ओडोमीटर आपको वर्षा की मात्रा मापने वाला होता है। तो कहाँ वर्षा की मात्रा दिया हुआ है? तो वर्षा की मात्रा डी में दिया हुआ है, अर्थात 1 का ए हो जाएगा, 2 का डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। 3 का देखिए, 3 का जो है बोला है कि थर्मोपाइल था, किसी सतह के तापमान मापने के लिए थर्मोपाइल का प्रयोग किया जाता है। तापमान मापने के लिए थर्मोपाइल का प्रयोग किया जाता है, तो सी हो जाएगा और लास्ट में बी हो जाएगा। तो इस तरह से आप आंसर मिला लेंगे, हम आपको बता दिए हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से सीपीयू का वह भाग जो प्रोसेसर के संचालन को नियंत्रित निर्देशित करते हैं। तो इसके राइट आंसर जो हो जाएंगे 100 का डी हो जाएगा। नियंत्रण इकाई सीपीयू का वो भाग है जो प्रोसेसर को नियंत्रित और संचालित करते हैं। तो इसका आंसर राइट डी हो जाएंगे। आगे देखिए, बोला है कि द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात पूछा है। तो अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है द्रव्यमान के आधार पर, याद रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 14:3 होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे 102 की ओर। चलिए 102 की ओर बढ़ते हैं। 102 में क्या कहा है? 102 में बोला है कि व्यावसायिक तौर पर अमोनिया बनाई जाती है। तो व्यावसायिक तौर पर अमोनिया हैबर विधि के द्वारा बनाई जाती है। आगे यहाँ फिगर दिखाया है और बोला है कि ए से बी मध्य में गमन करते समय दर्शाया गया है। मध्यम ए के सापेक्ष मध्यम बी का अपवर्तनांक पूछा है।
मध्यम ए के सापेक्ष मध्यम बी का अपवर्तनांक कितना होगा? तो देखिए मध्यम ए के सापेक्ष मध्यम बी का अपवर्तनांक √3/√2 होगा। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बोला है पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सा सुरक्षा करता है? पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षा करता है सूर्य को? तो ओजोन सुरक्षा करता है। इस बातों को ध्यान रखेंगे। ओजोन को O3 कहते हैं। ओजोन परत की खोज चार्ल्स फैबरी ने किया था। ओजोन की सांद्रता डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग 78% है, तो इस बातों को भी ध्यान रखेंगे। सोनार एक ऐसा उपकरण है जिसमें डैश वस्तु की दूरी, दिशा और गति को मापने का के लिए प्रस्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर पानी के अंदर मापने के लिए किया जाता है। आगे रीजनिंग का सवाल है। रीजनिंग का सवाल हम फटाफट बता देते हैं, आप मिला लीजिएगा। तो 106 का जो आंसर हो जाएगा आपको ध्यान रखना है बी हो जाएगा। 106 का बी हो जाएंगे। 107 की बात कर लेते हैं। तो 107 का आंसर जो होगा, देखिए 107 का जो आंसर होगा ए हो जाएगा। 107 का आंसर ए हो जाएगा। 108 की बात कर लेते हैं। तो 108 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। देखिए 108 का बी हो जाएंगे। 109 की बात कर लेते हैं। चलिए 109 का आंसर देखिए, तो 100 जो 9 का आंसर होगा डी होगा। 110 का आंसर देखिए, 110 का आंसर बी हो जाएंगे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 121 की बात कर लेते हैं। तो 121 का सॉरी 111 की बात करें तो 111 का आंसर बी हो जाएगा। 111 बी। 112 की बात कर लेते हैं। तो 112 का भी बी होगा। 113 की बात करें तो 113 में देख लीजिए 113 का कौन सा आंसर होगा? तो 113 में ध्यान रखना है बी आंसर हो जाएंगे। 113 में भी बी हो जाएंगे। 114 का देखिए 114 का कौन सा आंसर होगा? तो 114 का बी हो जाएगा। 115 की बात कर लेते हैं। तो 115 में देखिए कौन सा होगा? तो 115 में ए हो जाएगा। 116 का देखिए 116, तो 116 में देखिए 116 में हो जाएगा डी। 117 की बात कर लेते हैं। तो 117 बी हो जाएंगे। 118 की बात कर लेते हैं। तो 118 में कौन सा आंसर हो जाएगा? 118 का सी हो जाएगा। 119 की बात कर लेते हैं। तो 119 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 120 की बात कर लेते हैं। तो 120 का जो आंसर हो जाएगा आपको ध्यान रखना है 120 का आंसर सी हो जाएंगे। इस तरह से अब हम 121 का साइंस का सवाल करेंगे कि 121 से कौन सा होगा। तो यदि एक आनुवांशिक रोग लक्षणारूपी सामान्य सामान्य किंतु वाहक मादा से कुछ नर संततियों में स्थानांतरित होता है, कौन सा रोग होगा ये? तो यह जो रोग होगा आपको ध्यान रखना है लिंग सहगलन अप्रभावी होगा। लिंग सहगलन अप्रभावी, अधिकांश लिंग सहगलन जो है सहगलन अप्रभावी होती है क्योंकि इस दशा में एक्स गुणसूत्रों वाले एक व्यक्ति में दोनों जीनों में परिवर्तन आवश्यक होता है। एक्स गुणसूत्र वाले व्यक्ति केवल जीन में एक प्रति में ही अनिवार्य रूप से उत्परिवर्तन होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न बोला है निम्नलिखित इनमें से कौन सा निष्क्रिय गैस का रेडियोधर्मी प्रकृति है? तो निष्क्रिय गैस की रेडियोधर्मी प्रकृति रेडॉन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, बोला है एंटोबायोटिक्स एंटो एंटीबायोटिक्स के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही कथन नहीं है वो पूछा है। तो यहाँ पे देखिए सी में एंटीबायोटिक्स दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया में शामिल हो सकते हैं, तो ये गलत है क्योंकि चेचक नहीं हो सकते हैं। इसीलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न बोला है कि कार्ल लिनियस किस रूप में जाने जाते हैं? तो फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कार्ल लिनियस को ध्यान रखेंगे। 124 का आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के रूप में, वर्गीकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इसमें अणुओं की गतिज ऊर्जा के बढ़ते क्रम को आपको दर्शाना है। तो बढ़ते क्रम आपका जो हो जाएगा
वो ठोस, द्रव, गैस, पहले ठोस होगा, फिर द्रव होगा, फिर गैस होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। घरेलू घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बनी होती है जिसका जिसका क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गलनांक कम होता है, जिसका गलनांक कम होता है। निम्नलिखित में से किस अम्ल के होने से मांसपेशियों में थकान होती है? तो मांसपेशियों में थकान जो होती है, आपको ध्यान रखना है, 127 का आंसर बी हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल को एकत्रित होने से थकान होती है। 127। अब 128 की ओर चलते हैं। 128 में बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जोरों से जल तथा खनिज पदार्थ का परिसंचरण करता है? तो 128 का आंसर हो जाएगा राइट सी। जाइलम जो है ना, जल तथा खनिज लवण को संचरित करता है। अगले प्रश्न 129 है। 129 में बोला है कि दामा मानव शरीर के डैश विकार है। तो दम्मा जो है ना, दम्मा किसका विकार है? तो ये मस्तिष्क का विचार है। परिसंचरण, गतिज ऊर्जा, श्वसन ऊर्जा या पाचन तंत्र। तो इसका राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है दम्मा। बोला है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग आहार श्रृंखला का संघटक नहीं है? आहार श्रृंखला का संगठन कौन सा वर्ग नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, किस 2 और 3 जो है ना, संघटक नहीं है। 2 की बात करें तो प्लवक, मानव मछली और टिड्ढा, यह आहार श्रृंखला के संघटक नहीं है। वही 3 की बात करें तो 3 बोला है कि भेड़िया घास भेड़िया घास और ये क्या लिखा है? ये लिखा है घास, सांप और बाघ। ये जो है ना, ये जो है ना, भोज आहार के संघटक नहीं है। इस तरह से आपको 3 और 2 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन-सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? तो प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण आपको ध्यान रखना है कि ये अस्त होते समय सूरज का रंग लाल रंग दिखाई देना, चूँकि ये प्रकीर्णन के कारण होता है। इनमें से कौन-सा गैस सोडा वाटर वैसा ही वातितित पेय का विलय के रूप में शामिल किया जाता है? तो इसके राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लाइकोपिडियम ट्रैकोफाइटा किस उपसंघ का सदस्य है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 133 का सी हो जाएगा। यह लाइकोपीडा से संबंधित है। रक्त हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न में से कौन-सा ज़रूरी है? तो रक्त हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है कि अ, आयरन ज़रूरी है हीमोग्लोबिन बनाने के लिए। मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई देने वाले पिक्सेल को किस नाम से जाना जाता है? तो दिखाई देने वाले पिक्सेल को रेज़ोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। कौन-सा अक्षर समूह प्रतिस्थापित करेगा और दी गई श्रृंखला को? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, 136 का आंसर राइट आंसर ए हो जाएगा। 138 की बात करेंगे। अब रीजनिंग का सवाल है, आंसर देख लीजिए। तो रीजनिंग के सवाल में आपको ध्यान रखना है कि 137 का आंसर जो हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी इज़ द एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। 137 का आंसर सी हो जाएँगे। 138 की बात कर लेते हैं। तो देखिए 138 में क्या कहा है? 138 में इसका आंसर जो हो जाएगा 138 का बी हो जाएगा। 139 की देख लीजिए। 139 का आंसर ए हो जाएँगे। ए इज़ द एक्यूरेट आंसर होगा। 140 की बात कर लेते हैं। तो 140 में आपको ध्यान रखना है कि बी डी हो जाएगा। 140 में डी हो जाएगा। 141 की बात कर लेते हैं। तो 141 में आप ध्यान रख लीजिए कि 141 में हो जाएगा डी। 141 में डी हो जाएँगे। 142 की बात कर लेते हैं। तो 142 में देख लीजिए कि कौन-सा होगा। तो 142 में ए हो जाएगा। 142 में ए। 143 की बात कर लेते हैं। तो 143 देखिए क्या आएगा। 143 143 में देखिए कि कौन-सा आ जाएगा। तो 143 में डी आ जाएगा। 143 में डी आ जाएँगे, ध्यान रखेंगे। 144 की बात कर लेते हैं। 144 में क्या आएगा?
तो 144 में जो है आपको ध्यान रखना है, ए आएगा 144 में, ए। 145 की बात कर लेते हैं, तो 145 में देखिए कि कौन आएगा। तो 145 में आपको ध्यान रखना है, डी आएगा 145 में, डी आएगा। 146 की बात करें तो 146 में बी आएगा। 147 की बात करें, चलिए 147 देख लीजिए, ये रहा फिगर। तो 147 का जो राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, सी हो जाएगा। 147 सी हो जाएगा। 144 का देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 144, 144 का आंसर, सॉरी 147 का होगा। 147 को मैंने बता दिया है। 148, 148 देखिए 148 का ए हो जाएगा। 149 की बात कर लेते हैं और 150 की। तो 149 जो है आपको ध्यान रखना है कि कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। 149 सी। 150 की बात कर लेते हैं, तो 150 में कौन सा आंसर हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। इस तरह से हमने कुल 150 प्रश्न करा दिए हैं। यदि आपने देखा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल को आगे बढ़ाने का प्रयास करें, ताकि हम आपको ऐसे ही कंटेंट देते रहेंगे। और लगभग हम 4 से 5 प्रकाशन का सेट प्रैक्टिस करा देंगे, जिससे आपका जीके जीएस अच्छा हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करने का प्रयास